नमस्कार। आज की कहानी है शूद्रा की। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही अनमोल कहानियों की रचना की है, जिसमें से आज यह शूद्रा की कहानी है। आइए देखते हैं शूद्रा की कहानी में कैसे माँ बेटी अपना जीवन यापन कर रही हैं। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्ते बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती। उनकी यही जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा और बेटी कुंवारी थी। घर में कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का नाम गौरा। गंगा को कई साल यह चिंता लगी हुई थी, कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की ना होती थी। अपने पति के मर जाने के बाद गंगा ने कोई घर न किया, न कोई दूसरा धंधा किया। इससे लोगों को संदेह हो गया कि आखिर इसका गुजर कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर का अन्न मुहैया ना होता। यह स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इसमें कुछ न कुछ अवश्य रहस्य है। धीरे धीरे यह संदेह उसका दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में गौरा से सगाई करने के लिए राजी कोई न होता था। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता, इसलिए दूसरे के गुण दोषों के छिपे नहीं रहते थे, उन पर पर्दा ही डाला जाता था। इस भ्रांति को शांत रखने के लिए माँ बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह ना मिटा। गौरा युक्ति थी, सुंदरी थी, पर उसे किसी ने कुएं पर, खेतों पर हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही ना थी। लेकिन ये बातें भी संदेह को पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है। इस युक्ति इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजरते जाते बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुल रहती थी। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निहारती जाती थी। कली खिलकर फूल हो रही थी। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर निकला। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल कर दिए। कहार ने पकाया, खाया और लेटा बातें करने लगी। सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था। गौरव पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देखा, उसकी सजल छवि आंखों में खूब गई। सगाई करने का राजी हो गया। घर लौट कर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया। गांव के बजाज ने कपड़े उधार दिए। 2-4 भाई बंधु के साथ सगाई करने आ पहुंचा। सगाई हो गई, यहीं रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद को आंखों से दूर न हो सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मगरू के कानों में इधर उधर की बातें करने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वालों उसके कान भरने लगे। ये बातें सुन सुनकर मगरू पछताता था, नाहक यहाँ फंसा। पर गौरव का छोड़ने का ख्याल उसका दिल कांप उठता। 1 महीने बाद मगरू अपनी बहन के गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने बैठा। मगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से पूछा, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूँगा। मगरू, क्या बात है, तुम खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत ना होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ूंगा। किसी से पूछा न झाका,
जाकर हरजाई से सगाई कर ली। मगरू चौके पर उठ गया, मिर्जाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन रोती खड़ी रह गई। उसी रात को वह किसी से कुछ कहे बिना या बताए बिना गौरव को छोड़कर वहीं चला आया। गौरव नींद में मग्न थी। उसे खबर न थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया, वह मुझे सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। कई साल बीत गए, मगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र न था। पर गौरव बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और अधरों पर मस्ती के धड़े जमाती। मगरू के भजन की पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी कभी पढ़ती और गाती थी। मगरू ने उसे हिंदी सिखा दिया था। वह टटोल टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गांव और स्त्रियों के साथ बोलते चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्री गर्व करती थी। सभी अपने अपने पति की चर्चा करती। गौरव का पति कहाँ था? वह किसी की बातें करती। अब उसके पति था। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने में अधूरी थी। वह भी मगरू की चर्चा करती। मगरू कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्त न होती थी। स्त्री कहती है दूसरी, मगरू तुम्हें क्यों छोड़कर चले गए? गौरव कहती है, क्या करते हैं, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश से निकलकर 4 पैसे कमाना तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो। जब कोई पूछता चिट्ठी पत्री क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, पता ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं न गौरव आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझसे एक दिन भी ना रह जाए। वह बहुत अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में घर गृहस्थी कहाँ संभालेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुझसे ज़रूर मगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कहे कुछ सुने चले जाते ऐसे। गौरव ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूँगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी, कहीं डूब मर जाऊँगी। मुझसे कहकर जाने पाते तो मैं उनके पैरों पर न लिपट जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा के घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मगरू के पड़ोस में ही रहता था। मगरू ने उससे गौरव को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्चे रुपए भेजे थे। गौरव फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव की सभी औरतों से गले मिली। गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे बेचारी लड़की से भाग जग गए, नहीं तो यहाँ कुड़कुड़ मर जाती। रास्ते भर गौरव सोचती, न जाने वह कैसे होंगी। अब तो मूछें अच्छी तरह निकल आई होंगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं तो पहले 2-3 दिन उनसे नहीं बोलूँगी, फिर पूछूँगी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आँखों से देखकर दूसरे के कहने पर इतने चले गए। मैं भली इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे इतने दिन क्यों रुलाया?
तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो मैं तुमको छोड़ देती। जब तुमने मेरी बाँह पकड़ी और छोड़कर भागे, क्या समझते थे? भागना सहज है, आखिर कैसे न बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की, चली आई तो कह देती कि मेरे निर्दयी के पास दया नहीं है। आकर सामने खड़े हो जाते हैं। तुम कैसे न आते? वह धरती पर बाल उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के कोस छोर पर रहते हैं क्या? और भी कितनी यह बातें पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस न पूछ सकती। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती। उनका मकान बड़ा सा होगा। शहर में लोग पक्के घरों में रहते होंगे। जब उनका साहब इतना मानता तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी। बीच बीच में उसे घर की याद आती थी और कहती थी, बेचारी अम्मा रोती होंगी, उसे घर का सारा काम करना पड़ता होगा। न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर मैं करती होगी। मैं बकरियों को चराने के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब तक मैं ऐसे ही थोड़े समय रहूंगी मेरे साथ और सबके लिए कुछ न कुछ सौगात लाऊंगी। तब तक बहुत सारी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख स्वप्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती कि मेरे माँ कुछ और करता के मन में कुछ और है। क्या जानती थी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में पिशाच भी होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़ धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर वहाँ न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मगरू तो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चारों ओर छान मार रहा है। शायद किसी काम में लग गया या छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए वह नहीं आ पाया। चलो डेरे पे चलते हैं। दोनों लोग तांगे पर बैठे और वहाँ से निकल पड़े। गौरव को बहुत गर्व हो रहा था। वह कभी तांगे पर सवार न हुई थी। कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, मैं तो तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मगरू के डेरे पर पहुँच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा सायवियन फूलों के गमले में रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय, आनंद और आशा से। उसे अपनी सुध ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है, किराया देना पड़ता होगा। रुपये को तो कुछ समझते ही नहीं हो। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मगरू ऊपर से उतरते आ ना रहे होंगे, सीढ़ी पर ही भेंट हो जाए तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वह सोते ही रहें, तब मैं जगाऊंगी और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मगरू का डेरा था, मगर मगरू वहाँ भी नहीं था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे। यह उनकी कोठरी थी। तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने यह कोठरी किराए पर ली होगी। मालूम होता है कि रात को बाजार में पूड़ियाँ खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे घड़ा रखा था। गौरा को मारे प्यास से तालू सूख रहा था। घड़े से पानी उड़ेल कर पिया। एक किनारे पर झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते में थकी थी, पर वह थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तन धोकर रखा। कोठरी की एक एक सामान यहाँ से वहाँ सारा सामान समेट कर रखा। मगर उस कोठरी में बैठे बैठे उसे संध्या हो गई
और मगरू कहीं नहीं पता था। अब छुट्टी मिली होगी, सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब तो वह आ रहे होंगे, मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह दिया होगा कि वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर छुट्टी न ले सकते थे। कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे 9 बज गए, बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मगरू हैं। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण बोली, कहाँ रह गए वो? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई है। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ कि वह साहब के यहाँ से 8 दिन पहले ही रात चले गए। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दें, लेकिन साहब ने ना मानी। मगरू यहाँ से लोगों से कह गए थे कि मेरे घर के लोग आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज़ पर बैठा दूँगा। उस जहाज़ पर हमारे देश के लोग भी होंगे, इसलिए मार्ग में कोई कष्ट ना होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज़ पहुँचेगा? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, 8-10 दिन में पहुँच जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक गौरा ने अपने गांव लौटने की आशा न थी। कभी न कभी वह अपने पति को अवश्य खींच लाएगी, लेकिन जहाज़ पर बैठकर उसे ऐसा मालूम हुआ कि फिर माता को न देखूंगी, फिर गांव के दर्शन न होंगे। देश के सदा के लिए नाता टूट रहा है। देर तक खाट पर पड़ी रहती थी। जहाज़ की समुद्र देखकर उसे भय हो रहा था, हृदय दहल जाता था। शाम को जहाज़ खुला। उस समय गौरा का हृदय एक अक्षय भय से चंचल हो उठा। थोड़ी देर के लिए उसे बहुत भय लगा कि न जाने किस देश जा रही हूँ, उनसे भेंट होगा भी या नहीं, उन्हें कहाँ खोजती फिरूंगी मैं, कोई पता ठिकाना नहीं है। बार बार पछताती है कि एक दिन पहले ही क्यों चले गई। कलकत्ता में भेंट हो जाती तो मैं यहाँ कभी ना आती। जहाज़ पर और कितने मुसाफिर थे, कुछ स्त्रियाँ भी थीं। उनमें बार बार गाली गलौजी होती रहती थी, इसलिए गौरा उनसे बातें न करने की इच्छा न रखती थी। केवल एक स्त्री उदास दिखाई देती थी। गौरा ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बहन? उस स्त्री ने बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गई। बोली, क्या बताओ बहन, कहाँ जा रही हूँ? जहाँ भाग लिए जा रहा है वहीं जा रही हूँ। तुम बताओ कहाँ जा रही हो? गौरा, मैं तो अपने मालिक के पास जा रही हूँ, जहाँ वह जहाज़ से रुके हैं। वह वहीं नौकरी करते हैं। मैं कल जाती हूँ तो उनकी कलकत्ता में ही भेंट हो जाती, लेकिन आने में मुझे देर हो गई। क्या जानती थी मैं कि वह इतनी दूर चले जाएंगे, नहीं तो मैं क्यों आती। स्त्री, अरे बहन, कहीं तुम्हें भी कोई बहा काकर नहीं ले आया? तुम घर से किसके साथ आई हो? गौरा, मेरे आदमी ने कलकत्ता से आदमी भेजकर मुझे बुलाया था। स्त्री, वह आदमी नहीं तुम्हारा जान पहचान का था? गौरा, नहीं, उस तरफ का एक बूढ़ा ब्राह्मण था। स्त्री, वही लंबा सा दुबला पतला बूढ़ा जिसकी एक आंखें फूली पड़ी थी? गौरा कही, हाँ हाँ वही। क्या तुम उन्हें जानती हो? स्त्री, हाँ, उसी दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश किया। ईश्वर करे उसकी साथों पुश्ते नरक भोगे, उसका निर्वेश हो जाए, कोई पानी देने वाला न बचे, कोढ़ी होकर मर जाए। तुम समझोगी नहीं यह कितना झूठा है, किसी को विश्वास न आएगा। क्या कहूँ, सब समझ लो। इसके कारण मैं घर का न रही न घाट का, किसी को मुंह दिखाना नहीं सकती, किसी को मुंह नहीं दिखा सकती, मगर जान तो बड़ी प्यारी होती है। मिर्च के देश जा रही हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन काटूंगी। गौरा ने प्राण नहीं समा गए। मालूम हुआ जहाज़ अथाह जल में डूब जा रहा है। समझ गई बूढ़े ब्राह्मण ने दगा की। अपने गांव को सुना करती थी कि गरीब लोग मिर्च की धरती, मगर वहाँ जाता है फिर नहीं लौटता। हे भगवान, तूने मुझे किस पाप से यह दंड दिया है?
बोली, यह सब क्यों लोगों को इस तरह छल कर भेजते हैं? स्त्री, रुपये के लोभ में, इसलिए वो करते हैं। सुनती हूँ आदमी पीछे इन सभी को कुछ रुपए मिलते हैं। गौरा, मजूरी? गौरा सोचने लगी, अब क्या करूं? यह आशा नौका जिस पर बैठी हुई चली जा रही हूँ वह टूट गई। आज समुद्र की लहरों के सिवा उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जिस आधार पर उसने जीवन भवन बनाया था सब जलमग्न हो गया। स्त्री, यह तो वहाँ पहुंचकर क्या मालूम करें। अगर मजूरी ही करनी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी ने कुछ दुष्टबाजी की तो उसकी प्राण ले लूँगी। स्त्री, सच खूब पहचानी हो। गौरा बहन, क्या इसमें हो सकता है कुछ? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला ऐसा बहन कोई कर सकता है? यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ? मंगरू यात्री की बात पर बिगड़ता रहता, बात बात पर गालियाँ देता, कई आदमियों को ठोकर मारे, कई लोगों को घायल किया। मन ही मन गड़ी जा रही थी। साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और पूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब की ओर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो कर बोली, मुझसे बात नहीं निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देख कर बोली, तुम्हें ने तो बुलाकर भेजा था मुझे किसी को। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहीं हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लाने के लिए नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा था, मैं 7 साल से यहीं हूँ, मरने पर भी से यहीं से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे की कहानी हम आपको दूसरे पार्ट में सुनाएंगे।